नमस्कार, मैं डॉक्टर जयंती आप सबका अपने YouTube चैनल जया लिटरेचर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए अपने इस उपन्यास का छठा भाग लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो चलिए सुनिए एक और उर्मिला का छठा भाग। अब सावन आ गया है। सखियाँ गांव के बाहर बाग में झूला डाले हुए हैं और एक दूसरे को झुलाती हुई गा रही हैं। आइल सावन के महीना, सब सखी खेलेली रंगीना, सब सखी खेलेली रंगीना, सब सखी खेलेली झूलो हवा रे सावनवा, हम धनी भीजिले अंगनवा अरे सावनवा। मारे गंगा मैया हुल टूटे हाबड़ा के पुल, मारे गंगा मैया हुल टूटे हाबड़ा के पुल, जहाँ सड़किया बीच धारा अरे सावनवा, जहाँ सड़किया बीच धारा रे सावनवा, हम धनी भीजिले अंगनवा रे सावनवा। भादों का महीना शुरू हो गया है। उमस वाले दिन हैं। तपती धरती पर अगर थोड़ी बहुत बारिश होती भी है तो वह संतुष्ट होने की बजाय और धधकने लगती है और तपने लगती है। दिन बीतता है। रात में चारों ओर झिंगुरों की झाएं झाएं, दूर खेतों में सियारों की हुआ हुआ की आवाज़ें एक अलग से वातावरण की अनुभूति करा रही हैं। उर्मिला का मन एकदम खाली खाली सा है, जिसमें सैकड़ों इच्छाएं पानी के बुलबुले के समान उठती हैं और क्षण भर में ही टूट फूट जाती हैं। बरसात जा रही है। अब कभी कभी ही बारिश होती है। कार्तिक अर्थात शरद की ऋतु आ रही है। रास्तों का कीचड़ सूख रहा है। बाग बगीचों की गीली मिट्टी सूख रही है। अब रात को झिंगुरों की झाएं झाएं बंद सी हो गई है। अलबत्ता पपीहे की आवाज़ कभी कभी आ जाती है, पी 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 पी, और कलेजे को चीरती हुई सी कहीं जाकर गायब हो जाती हैं। मेंढक भी अब अपने बिलों में दुबक गए हैं। शरद ऋतु की रात्रि एकदम शीतल शांत। लोग अपने अपने आंगन और छतों पर चांदनी रात का आनंद ले रहे हैं। बच्चे चीमी चीमी का खेल खेल रहे हैं। कभी चांदनी रात में धमा चौकड़ी मचाने लगते हैं, जिनसे परेशान होकर बूढ़े उन्हें डपट दे रहे हैं। उर्मिला के भैया भाभी और माता पिता दिवाली और भैया दूज आदि त्योहारों पर अब की बार क्या क्या और कैसे करना है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। पर उर्मिला वहाँ होकर भी जैसे नहीं है। वह सोच रही है, योगेश्वर कहाँ होंगे? दिवाली में भी अपने घर नहीं आते। कहाँ रहते होंगे? क्या खाते होंगे? अब कहाँ होंगे? उन्हें पैसे कौन देता होगा? आदि आदि। वह उनके बीच होकर भी नहीं है। वह रोज अपने बालों में कंघी करने के बाद सिंदूर लगाती है। जब भी सिंदूर लगाती है, योगेश्वर को याद करना स्वाभाविक ही है। आँखों में सूरमा लगाती है, तब भी उसे योगेश्वर की आंखें ही याद आती हैं। उर्मिला कोई तीज, त्योहार, व्रत, उपवास नहीं छोड़ती जो पति के लिए किया जाता हो। वो मंगलसूत्र को सीने से लगा के रखती है। हफ्ते में 2-3 दिन का उपवास भी रखती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर कोई योगेश्वर को कुछ भी कहता है, उसे तुरंत भिड़ जाती है। किसी की हिम्मत नहीं है कि उसके आगे योगेश्वर को कुछ गलत बोल जाए। पूरा समाज उसके प्रतिव्रत धर्म को मिसाल के रूप में देखता है। अगहन, पौष और माघ की ठंडी सिकुड़ती रातें, बहुत याद आता है योगेश्वर उर्मिला को। पता नहीं कहाँ होंगे। कहीं जाते हैं
तो कपड़े भी तो पूरे लेकर नहीं जाते। 2 जोड़े, वो भी हाफ कमीज़, हाफ पैंट, पता नहीं कहाँ रहते होंगे, कैसे खाते पीते और अपने दिन बिताते होंगे। क्या कभी उन्हें मेरी याद नहीं आती होगी? कभी सोचते होंगे कि मैं उनके बिना कैसे रहती हूँ, कैसे मेरा मन वीरान जंगल की तरह रीता पड़ा रहता है। शारदा भी तो अब आगे की पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय चली गई है। उसकी भी तो कोई चिट्ठी पत्री नहीं आती। जब वो पास थी उससे ही तन मन की कह लिया करती थी। उसके लिए भी तो मैं ही सब कुछ थी। एक एक बात बताती थी अपनी, कुछ भी दुराव नहीं रखती थी। अब किससे वह अपनी बातें, अपने सुख दुख साझा करती होगी, न जाने किससे। रूम नंबर 112 वाली शारदा बहन जी, आपसे मिलने कोई आया है। छात्रावास के निचले तल में ड्यूटी वाली आंटी की आवाज़ से शारदा की नींद खुल गई। आज रविवार था, इसलिए रात में बहुत देर से सोई थी वह। बेड के नीचे पड़ी चप्पल को पैरों में डालती हुई शीशे में देखा तो आंखें देर तक सोने के कारण सूजी हुई सी लगी। बालों में एक हेयर क्लिप लगाती हुई बाथरूम की ओर दौड़ी। मुंह हाथ धोकर कमरे में आई और दुपट्टा उठाती हुई कमरे का ताला बंद कर नीचे की ओर भागी। शायद घर से तो कोई नहीं आया, कहीं उसके बाबूजी या छोटा भाई, कौन हो सकता है। यही सोचते सोचते छात्रावास के गेस्ट रूम तक पहुंच गई, पर किसी परिचित को ना पाकर उल्टे पांव लौटने ही वाली थी कि गेट वाले भैया ने आवाज़ देकर कहा, शारदा बहन जी, अरे कहाँ जा रही हैं? वो साहब आपसे मिलने आए हैं। अरे वही जो बिल्कुल सफ़ेद ड्रेस डाले हुए हैं। ओह, हालांकि शारदा ने आगंतुक को बिल्कुल पहचाना नहीं था, पर गेट कीपर को इतना आभास नहीं होने दिया और हंसती हुई उस बगुले जैसी सफ़ेद पैंट शर्ट पहने हुए आगंतुक की ओर बढ़ी। शारदा जी नमस्कार। उसने दोनों हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से अभिवादन किया। शारदा ने स्वाभाविक रूप से हाथ जोड़े और चेहरे पर आंखें गड़ाती हुई उसे पहचानने की कोशिश करने लगी। अभी इस काम में कुछ वक्त लगता, पर तभी आगंतुक ने कहा, शारदा जी, मैं वाचस्पति, आप तो मुझे भूल ही गई। मैं मास्टर साहब से पढ़ा हूँ। आपको याद नहीं, हम 5वीं कक्षा में साथ साथ पढ़े हैं। अब शारदा को उसकी बचपन वाली शक्ल कुछ कुछ याद आने लगी थी। ओह वाचस्पति, मैं तो तुम्हारी शक्ल भूल ही गई थी। कितने बदल गए हो तुम, और अब क्या कर रहे हो? मैं तो BA MS कर रहा हूँ। तुम तो MA कर रही हो ना? शारदा ने हाँ में सिर हिला दिया। तुम्हें मेरा कैसे पता मालूम हुआ? मैंने बातों बातों में मास्टर साहब से पूछ लिया था। और बताओ, शारदा ने कहते उसकी ओर ध्यान से देखा तो उसकी टांगें कांप रही थी। अभी तक वह सहज नहीं हो पाया था। यह देखकर शारदा की हंसी छूटने वाली थी, पर उसने बड़ी मुश्किल से अपने को संभाले रखा था। वह शायद कुछ कहना चाहता था, पर उसके लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करता रहा। शायद शारदा की ओर से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया की उम्मीद थी, पर उसकी ओर से जब कोई भी इस तरह का संकेत नहीं मिला तो उसने चुपचाप चले जाने में ही भलाई समझी। वही पहली और आखिरी बार उसका मिलना था। न जाने क्या कहने आया था, परंतु मन ही मन में सोचता हुआ चला गया। पर जीवन में उसे कई बार यह घटना याद आई। उर्मिला ने अपनी शिक्षिका की ट्रेनिंग पूरी कर ली थी और गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया था। शारदा छुट्टियों में गांव आई और चाय पीने और घर वालों से मिलने के बाद भागकर उर्मिला के घर पहुंच गई। दोनों सहेलियां देर तक एक दूसरे के गले मिलती रहीं और फिर यकायक शारदा ने पूछा, अच्छा बता उर्मिला, योगेश्वर का कोई समाचार मिला? नहीं, संक्षिप्त सा उत्तर देकर उर्मिला ने लंबा उच्छ्वास भरा। ओह, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम चिट्ठी पत्री कुछ तो।
उन्हें कुछ मत कह शारदा, बेचारे खुद पता नहीं किस हाल में कहाँ कहाँ भटकते होंगे। भारत माता की सेवा के लिए अपना सब कुछ त्याग रखा है। सुना है 2 वर्ष पहले एक बार घर आए थे। मैं भाई के साथ ससुराल पहुंची थी, पर तभी पता चला कि वे जा चुके हैं। कलेजा मुंह को आ गया था, पर क्या करती, उल्टे पांव वापस आ गई। फिर उसके बाद कभी ससुराल गई नहीं। क्या करती जाकर, जब वही वहाँ नहीं है। ससुराल तो पति के साथ होती है ना, उनके बिना और कौन है मेरा। कहती तो तू ठीक ही है, जीजा जी के बिना वैसे भी तेरा क्या मन लगेगा वहाँ। अच्छा मेरी छोड़, अपनी बता, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है। पढ़ाई तो ठीक ही चल रही है, इस साल स्नातकोत्तर पूरा हो जाएगा। और बता, और मतलब सब ठीक है। मेरा मतलब वहाँ कोई नई सहेली बनी। सहेली तो नहीं, हाँ एक प्राइमरी स्कूल का सहपाठी मुझसे मिलने आया था। इतना पुराना सहपाठी, बाल मित्र, बाल सखा वखा वो मेरा बिल्कुल भी नहीं था। मैंने बचपन में तो उससे कभी कोई बातचीत नहीं की थी। बस उसे देखने के बाद यह याद आया कि वह 5वीं में मेरे साथ पढ़ता था। पर उसने तुझे याद रखा था? हाँ शायद, तभी मुझसे मिलने चला आया, पता ठिकाना मालूम करके। और सामान्य हालचाल के अलावा कुछ भी नहीं कह पाया। मैंने देखा उसकी टांगें कांप रही थी। फिर क्या, मेरी तो उसमें कोई रुचि थी नहीं। वह शायद कुछ और कहना चाहता था, कह नहीं पाया, सो उल्टे पांव चला गया। फिर कभी तुमने उससे मिलने की कोशिश की? नहीं। फिर वह अभी तक तो नहीं आया। थोड़ी देर और बैठने के बाद शारदा अपने घर चली गई, पर उर्मिला पूरी रात योगेश्वर के बारे में ही सोचती रही। कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, कैसे खाते पीते होंगे। सोचती, मैंने तो उन्हें अपना पति माना है, चाहे वे भले ही मुझे अपनी पत्नी ना माने। मैं तो उन्हें एक क्षण के लिए भी नहीं भूली। ये मेरी कांच की चूड़ियाँ, मेरे पायल, मेरे बिछुए, मेरी बिंदी और सबसे बढ़कर मेरी मांग में भरा हुआ दमकता हुआ सिंदूर मुझे पल पल उनकी याद दिलाता है। क्या वे भी मुझे कभी याद करते होंगे? क्या पता। नहीं, कभी तो उन्हें याद आती ही होगी मेरी कि उन्होंने मुझसे विवाह किया था, मेरा पाणी ग्रहण किया था, ब्याह कर अपने घर लाए थे और रसोई घर में मेरा हाथ बटाया था, मुझसे बातें की थी। पर हाय रे विधाता, कैसे उनकी मति उल्टी हो गई। अचानक कैसे मुझे छोड़कर देश सेवा का व्रत ले लिया। वैसे देखा जाए तो मुझे ही क्या, वो तो अपनी माताजी को भी अपने भाइयों के सहारे छोड़कर चले गए। अपना घर, पूरा परिवार, गांव और बचपन के अपने सभी मित्रों को छोड़कर चले गए। हे भगवान, क्या देश ही सब कुछ हो गया, हम सब कुछ भी नहीं रहे। यही सब सोचते सोचते उर्मिला की न जाने कब आंख लग गई। सुबह जब आंख खुली तो सूरज सिर पर चढ़ाया था। विद्यालय के लिए बहुत देर हो चुकी थी। खैर, थोड़ी देर में झटपट तैयार होकर विद्यालय पहुंच गई और अपनी रोज की दिनचर्या में लीन हो गई।